हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में यूपी पीजीटी के जो पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये 8th क्लास है, इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी का फ़ोल्डर मिल जाएगा। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आपको वहाँ से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले अपराध शास्त्री का नाम क्या है? सबसे पहले किसने बात की है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्शंस हैं श्रीनिवास, हॉर्टुंग, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड। अब श्वेतवसन अपराध की बात किसने की है, सबसे पहले ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर? सदरलैंड होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, सदरलैंड। और सदरलैंड ने जो अपराध है उसके 2 प्रकार बताए थे। एक तो है साधारण अपराध और दूसरा है जघन्य अपराध। याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 तरह के अपराध, एक तो साधारण अपराध और दूसरा जघन्य अपराध या गंभीर अपराध किसने बताए हैं? तो सदरलैंड ने बताए हैं। और इनकी जो 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, 1924 में आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1924। एंड सेकंड जो बुक है वाइट कॉलर क्राइम 1949, वाइट कॉलर क्राइम 1949 में आती है। 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। और इनका अपराध के बारे में इनका विचार था कि जो अपराधी व्यवहार है, ठीक है, अपराध जो व्यवहार है वो सीखा हुआ व्यवहार है, कोई जन्मजात व्यवहार नहीं है। जैसे कि लोम्ब्रोसो का आपको देखने को मिला है, जानते हैं आप सभी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि इनका कहना था अपराधी जन्मजात होते हैं, जन्म से ही वो अपराधी होता है, ठीक है, लोम्ब्रोसो का कहना था। तो सदरलैंड इसके अपोजिट बात करते हैं और कहते हैं कि जो अपराध होता है वो सीखा हुआ व्यवहार होता है, ये जन्मजात व्यवहार नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, श्वेतवसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? वाइट कॉलर क्राइम, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, बेकारिया, गोडार्ड। तो अभी आप लोगों को बताया गया ना, जो अवधारणा है वो सदरलैंड की है, श्वेतवसन अपराध या सफ़ेद पोश अपराध, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये सोसाइटी में जो उच्च परिस्थिति पर लोग होते हैं उनके द्वारा जब कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए, तो उसको ही क्या कहा जाता है? श्वेतवसन अपराध कहा जाता है। और सदरलैंड का ये कहना था कि ऐसा जो क्राइम है वो हमें मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखने को मिलेगा। ऐसा जो क्राइम होता है वो मॉडर्न, आधुनिक या उत्तर आधुनिक समाज में, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ में हमें देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है? वाइट कॉलर इनमें से कौन सा आएगा? तो यहाँ पर देखिए और बताइए क्या हो जाएगा, राइट क्या होगा यहाँ पर? घूसखोरी हो जाएगा, ठीक है, घूसखोरी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जालसाजी है ना, टैक्स चोरी, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, सदरलैंड ने श्वेतवसन अपराधी बनाने की प्रक्रिया के लिए इनमें से किसको उत्तरदायी माना है? तीव्र महत्वाकांक्षा को, अच्छे व्यापार की मांग को, विभिन्न संपर्क को या फिर बदला लेने की भावना को? श्वेतवसन अपराधी बनाने की प्रक्रिया को सदरलैंड इनमें से किसको जिम्मेदार मानते हैं या उत्तरदायी मानते हैं?
विभिन्न संपर्कों, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न संपर्क की का जो सिद्धांत है वो सदरलैंड ने दिया हुआ है, और इसमें क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कई ऐसे समूहों के, कई समाज में ऐसे समूहों के संपर्क में आता है, और जो समूह के जो सदस्य हैं वो गैर कानूनी कार्यों में गैर कानूनी गतिविधियाँ करते हैं। ठीक है, उनके व्यवहार कैसे होते हैं, गैर कानूनी होते हैं, और जब व्यक्ति ऐसे समूह के संपर्क में आता है वहाँ पर संपर्क में रहकर ही वो अपराधी बनता है। ठीक है, अपराधी व्यवहार करता है, अपराधी बनता है। तो इसका ही यही इनका सिद्धांत है, विभिन्न संपर्क का सिद्धांत। इसको ही सदरलैंड ने बताया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहलाता है। ऑप्शन से किसी भिखारी द्वारा, किसी विधवा द्वारा, उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है। महामारी, पागलपन, भूकंप, अस्पृश्यता। सामाजिक समस्या पूछी जा रही है, कौन सी है। तो क्या होगा, अस्पृश्यता हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है, आर्टिकल 17 संविधान में वर्णन है इसका। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति को पूर्ति कार्य के स्थानों की संख्या से अधिक है। अब ये किसने परिभाषित किया है, एलियट एंड मेरिल, कॉल प्रीबॉम, आर.के. मर्टन, आई.सी. ब्राउन। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य के स्थानों की संख्या से अधिक है। इस तरीके से बेरोजगारी को किसने परिभाषित किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल प्रीबॉम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आपके पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेट के पेपर में भी ये आई थिंक पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बेरोज़गारी की बात आती है तो बेरोज़गारी से रिलेटेड दो तरीके के और क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक तो आता है चक्रीय बेरोज़गारी किसे कहा जाता है। तो जब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लाभ हानि की स्थिति जब देखने को मिलती है, तो ऐसे में जो बेरोज़गारी देखने को मिलती है वो चक्रीय बेरोज़गारी कहलाती है। और एक क्वेश्चन बनता है प्रच्छन्न बेरोज़गारी से। प्रच्छन्न बेरोज़गारी किसे कहते हैं, तो ये ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो कृषि कार्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब कृषि कार्य, ठीक है, कोई खेती से जुड़ा हुआ काम है और उस कार्य को करने के लिए 2-3 लोगों की ज़रूरत है। तो कृषि कार्य में क्या देखने को मिलता है, पूरे परिवार के सभी लोग मिलकर के उस कार्य को करने लग जाते हैं। तो जहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पर सब लोग मिलकर के उस कार्य को करते हैं। तो ये जो बेरोज़गारी होती है वही प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहलाती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस और भी बेरोज़गारी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है। गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है, गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई। जो पहली नियमित जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, 1911, 1931, 1881 या फिर 1880।
भारत में जो पहली नियमित जनगणना हुई थी वो कब देखने को मिली थी? 1881 में। ठीक है, 1881 में ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? जन्म दर और मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंगानुपात, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी आ जाएंगे, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा है? माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस, मैकेवर। माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस, मैकेवर ऑप्शंस हैं। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीविका निर्वाह की जो सामग्री होती है वो गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसका कहना है? डेमोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपके एमए में जो 4th सेमेस्टर होगा उसमें ऑप्शनल पेपर है उसमें देखने को मिला होगा। और इससे रिलेटेड एक वीडियो थी जिसमें सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड, सोशोलॉजी डेमोग्राफी से रिलेटेड जितने भी टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उन सभी क्वेश्चन को उस एक वीडियो में कंप्लीट कराया गया था। एंड इस तरीके का जो क्वेश्चंस हैं ये आपके नेट के सिलेबस में भी है, नेट के पेपर में भी पूछा जाता है। तो जितने भी लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सोशोलॉजी डेमोग्राफी वाला आता है, पूछा जाता है, वो आपके सिलेबस में है, तो आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन वो एक वीडियो है, उसका फोल्डर नहीं मिलेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, गोल टू सक्सेस सोशोलॉजी डेमोग्राफी करके सर्च करिएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माल्थस हो जाएगा। माल्थस ने दिया था। ठीक है, माल्थस ने दिया था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं इसी से रिलेटेड, डेमोग्राफी से रिलेटेड, उसे सुनिएगा। अब बात आती है डेमोग्राफी शब्द की। ठीक है, डेमोग्राफी शब्द की, जनसांख्यिकी की, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जनसांख्यिकीय या डेमोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो 1855 में आइशले गुइलार्ड ने किया था। आइशले गुइलार्ड ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। विधिवत अध्ययन की शुरुआत पूछी जाती है किसने की? विधिवत अध्ययन की, सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन की जो शुरुआत होती है वो जॉन ग्रांट ने की थी 1862 में। 1862 में जॉन ग्रांट ने की थी। ठीक है, जॉन ग्रांट ने की थी सबसे पहले। लेकिन अगर अब इसके जनक की बात आती है कि फादर कौन है, जैसे समाजशास्त्र के जनक है ना अगस्त कॉम्ट, वैसे ही सोशोलॉजी डेमोग्राफी के फादर जनक की बात आती है, वो कौन है? तो माल्थस को बताया जाता है कि माल्थस इसके डेमोग्राफी के, सोशोलॉजी डेमोग्राफी के जनक हैं। तो सबसे पहले आइशले गुइलार्ड ने 1855 में इस शब्द का प्रयोग किया। विधिवत रूप से सिस्टमैटिक तरीके से इसके अध्ययन की शुरुआत जॉन ग्रांट ने की थी 1862 में। लेकिन जनक की बात आती है तो जनक कौन है? वो माल्थस हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने ये जो अपना सिद्धांत दिया था, जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत था इनका, माल्थस का, उन्होंने अपने एक निबंध में दिया था। निबंध का नाम क्या था? एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये इनका निबंध था और ये आपके बुक में पूछा जाता है इसका नाम। ठीक है, तो माल्थस का है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज हुआ है? असंतुलित, सबसे ज़्यादा असंतुलित शिशु लिंगानुपात पूछा जा रहा है, किस राज्य में देखने को मिला? हरियाणा, बिहार, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश? और माल्थस का क्या कहना था कि जो जनसंख्या है ना, जो खाद्य यानी कि जो फूड है, खाना है, या जो भरण पोषण के जो साधन हैं,
उसकी अपेक्षा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो काफ़ी तीव्र गति से, तेज़ी से बढ़ती है। इस तरीके से भी पूछा जाता है किसने बात की है, तो माल्थस ने कहा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हरियाणा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हरियाणा होगा। और हरियाणा के बाद कौन आता है स्टेट, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और फिर गुजरात। पंजाब पहले, हरियाणा, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और फिर गुजरात आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा का विकास। अब पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या है इनमें से, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक विकास। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किया। प्राचीर विहीन कारागार, ओपन जेल, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा यहाँ पर, संपूर्णानंद हो जाएगा। ठीक है, चंद्रप्रभा नदी के किनारे है ना, 1953 में यूपी में चंद्रप्रभा नदी के किनारे 1953 में इन्होंने ओपन जेल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई। 1950, 1951, 1952 या फिर 1953 में। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब स्टार्ट हुई थी, कब शुरू हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1951। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1951 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था कृषि प्राथमिकता। ठीक है, कृषि प्राथमिकता इसका उद्देश्य था पहली पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। जनता, पुलिस, जनता तथा पुलिस तथा जनता या फिर सेना। तो यहाँ पर पुलिस तथा जनता हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब इस प्रणाली को कहते हैं पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर रक्षा सेवा, अपराधी सुधार। तो ये क्या कहलाएगी, परिवीक्षा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपराध शास्त्र में भेदक संगति प्रतिपादित किया गया था टॉफ्ट द्वारा, क्लिनॉट द्वारा, सदरलैंड द्वारा या फिर लोम्ब्रोसो द्वारा। क्या होगा यहाँ पर राइट, सदरलैंड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपराध के मैक्रो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है। विसंगति सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, उपसंस्कृति का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। कौन कौन सा आएगा, तो ये सभी आ जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भेदक जो सिद्धांत था ना वो किसका था, सदरलैंड का था। उपसंस्कृति का जो सिद्धांत रहा है वो कोहेन का रहा है। नेक्स्ट है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी है, डोमिनेंट कास्ट
प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति? के.एम. कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई। के.एम. कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई। श्रीनिवास, इनसे रिलेटेड इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दो महत्वपूर्ण हैं, वैसे तो है बहुत, दो महत्वपूर्ण हैं। एक तो संस्कृतिकरण, दूसरा डोमिनेंट कास्ट। यहाँ पर क्या होगा, डोमिनेंट कास्ट का एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा रही है, कॉन्सेप्ट रहा है। तो प्रभुत्व जाति की जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दी है, और संस्कृतिकरण, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, वहाँ पर इनका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन दो वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें डोमिनेंट कास्ट की, तो इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी बुक द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में दिया था। एक ये लेख आया था, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, 1959 में ये लेख आया था, जिसमें इन्होंने ये अवधारणा की बात की थी। और मैसूर के, दक्षिण भारत के मैसूर का एक गांव है रामपुरा, जिस पर अध्ययन किया था उन्होंने, और ये जो डोमिनेंट कास्ट की बात की थी, प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति, ये अवधारणा इन्होंने दी थी, ये वहाँ पर उस गांव में पाया था। और प्रभुत्व जाति के 3 लक्षण या क्या कहा जाए कि 3 विशेषताएं जो कि इन्होंने बताई थी। एक तो बताई थी संख्यात्मक शक्ति, यानी कि वो जाति संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड जो उन्होंने बताई थी आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति से मतलब उनका भूमि से रिलेटेड था, है ना, जो भू क्षेत्र है, ज़मीन, वो ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड जो बताई थी राजनीतिक शक्ति की बात की थी, राजनीतिक शक्ति। तो ये 3, एक तो हो जाएगा संख्यात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति। ये 3 शक्तियाँ ये 3 शक्तियाँ यानी ये जो 3 लक्षण हैं या विशेषताएं हैं, ये किसने बताया है, एम.एन. श्रीनिवास ने बताया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इनके, हालांकि इनके जो अवधारणा रही है डोमिनेंट कास्ट, इसकी कई लोगों ने, कई समाजशास्त्रियों ने आलोचना भी की थी, और उसकी जगह पर उन्होंने अन्य अवधारणाएं भी दी हैं। जब आप डोमिनेंट कास्ट वाला जब वीडियो देखेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा। जैसे कि उसमें से एक था एस.सी. दुबे का याद आ रहा है, उन्होंने कहा था डोमिनेंट कास्ट अवधारणा देना ये गलत है, कहना कि कोई जाति प्रबुद्ध जाति है, बल्कि प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा होती है, प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा सही है, ये एस.सी. दुबे का कहना था। श्यामाचरण दुबे उनका पूरा नाम है। इसके अलावा योगेंद्र सिंह और दीपांकर गुप्ता, ठीक है, योगेंद्र सिंह और दीपांकर गुप्ता का नाम सुना होगा। उन्होंने भी ये कहा था कि संख्या ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि उन्होंने बोला था ना संख्यात्मक शक्ति, संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए वो जाति। तो उन्होंने कहा था कम संख्या वाली जाति भी संगठन और एकता के आधार पर प्रभु बन सकती है, प्रभु हो सकती है। और ये केवल उन्होंने कहा नहीं, ये उन्होंने पाया भी। बिहार की भूमिहार जाति में उन्होंने ये देखने को मिला कि बिहार की जो भूमिहार जाति है वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कम संख्या वाली जाति भी संगठन और एकता के आधार पर प्रभु जाति हो सकती है। जैसे उन्होंने बिहार की भूमिहार जाति का उदाहरण दिया था दीपांकर गुप्ता और योगेंद्र सिंह ने, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 1950, 51, 1964, 65, 1974, 75 या फिर 1977 या 78, बताइए। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1977 से 1978, ठीक है, 1977, 1978 ये राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखने को मिलता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना, ये कब आई? तो ये 1 अप्रैल 1999 है ना, 1 अप्रैल 1999 को आई थी। और इसके अलावा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये कब आता है? 1989, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता उसको चिन्हित कीजिए। प्रकारों का एक समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्म का ह्रास्य, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। सामाजिक विघटन का लक्षण इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब सामाजिक जो विघटन है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जितने लोगों ने भी वीडियोस नहीं देखे वे सभी प्लेलिस्ट में फोल्डर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको उनमें वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इलियट मेरिल क्या कहते हैं? सामाजिक विघटन क्या है? सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक समूह या जो समाज के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में जो संबंध पाए जाते हैं वे संबंध टूट जाते हैं। ठीक है, उसको ही उन्होंने क्या कहा? सामाजिक विघटन कहा। और सामाजिक विघटन के भी प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, सामाजिक विघटन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वैयक्तिक विघटन, दूसरा सामूहिक विघटन और तीसरा संस्थात्मक विघटन। ठीक है, वैयक्तिक विघटन, सामूहिक विघटन और संस्थात्मक विघटन, ये 3 प्रकार हैं, 3 टाइप हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से पृथक नहीं होते, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं या सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट आंसर क्या होगा? सदैव एक दूसरे से निकट और सहयोग करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैयक्तिक विघटन का कारण कौन सा नहीं है? परिवार, धर्म, आर्थिक स्थिति, शिक्षा। ये ऑप्शन मुझे गड़बड़ लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण किसने माना है? ऑप्शंस है क्रूगर, फोल्सम, मावरर, एलियट एंड मेरिल। तो यहाँ पर क्या होगा? इलियट एंड मेरिल होगा। ठीक है, इलियट एंड मेरिल होगा। और इन्होंने 2 तरह के तनाव की बात की थी। एक तो बताया था इन्होंने प्राथमिक तनाव और दूसरा द्वितीयक तनाव। प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव की बात की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? पारिवारिक विघटन, पृथक्करण, आतंकवाद या फिर विवाह विच्छेद। समस्या ऐसी जो कि पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है, कौन सी है? बताइए देखकर। पारिवारिक जीवन से रिलेटेड नहीं है। क्या होगा राइट? क्या होगा यहाँ पर बताइए? आतंकवाद होगा। आतंकवाद होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन से संबंध है जब वे टूट जाते हैं तो वे पारिवारिक विघटन का कारण बनते हैं?
तो राइट आंसर संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं, 1, 2, 3 या फिर अनेक। गरीबी को मापने के कितने आधार हैं, 2 हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गरीबी निर्धनता किसे कहेंगे, जो परिवार या जो व्यक्ति अपने बेसिक नीड्स को, ठीक है, जो बेसिक नीड्स कौन सी होती है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान जिसे कहते हैं, इनको नहीं पूरा कर पा रहा है, इनको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है या खुद के लिए नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार के लोगों के लिए नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, निर्धनता कहेंगे, गरीबी कहेंगे। अब इसको 2 आधार पर मापा जा सकता है, 2 दृष्टिकोण हैं, एक तो परंपरागत और एक दूसरा है बहुआयामी। और ये 2 तरह की गरीबी भी होती है, सापेक्ष गरीबी होती है, निरपेक्ष गरीबी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी, ग्रीन, वेबर, मैकेवर एंड पेज, जॉनसन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग, सहयोग किसके अंतर्गत आएगा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। गिलिन एंड गिलिन ने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं वीडियोस को। तो गिलिन एंड गिलिन ने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी, समान सामाजिक प्रक्रिया, फिर सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग, आत्मसातकरण, ये सभी आएंगी और भी हैं। और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत संघर्ष, प्रतियोगिता, विरोध, विद्रोह, ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की जो अवधारणा है वो मैकेवर एंड पेज ने दी थी, इनकी सोसाइटी बुक है। ठीक है, मैकेवर एंड पेज ने दी थी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शंस हैं विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, M.K. गांधी, राम मनोहर लोहिया। तो अंत्योदय शब्द का प्रयोग किसने किया है सबसे पहले, ये पूछा जा रहा है। अंत का उदय, लास्ट, आखिरी व्यक्ति तक पहुँच, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।